जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं आपके लिए आज भारत का संवैधानिक विकास जो चल रहा है, हमारा पिछली जो वीडियो में संवैधानिक विकास शुरू किया है हमने, उसमें आपको रेगुलेटिंग एक्ट बताया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कुछ कमियां रही, उनको 1781 के सुधार एक्ट द्वारा, अधिनियम द्वारा कुछ संशोधित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु उसमें भी कुछ कमियां रह गई। उन जो कमियां रही थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, उन कमियों को 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट द्वारा दूर करने के प्रयास किए गए और उसको दूर किया गया। इसीलिए फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी जो कमियां थी उनको पूर्ण रूप से दूर करने के लिए 1784 का जो रेगुलेटिंग फिट्स इंडिया एक्ट है वो पारित किया गया था। इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कमियों को दूर करने के लिए रेगुलेटरी एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए, यानी 1781 में भी जो कुछ कमियां संशोधन हुआ था, सुधार अधिनियम पारित हुआ था, उसके तहत भी कुछ कमियां रही, उनको दूर करने के लिए 1784 का जो फिट्स इंडिया एक्ट है वो पारित किया गया था। ये फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट द यंगर, विलियम पिट द यंगर, यानी ये प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन के, विलियम पिट द यंगर। इन्होंने फिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया था। इसीलिए इस जो एक्ट है, ये अधिनियम है, इसको फिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। इन्हीं के कारण, क्योंकि इनका नाम पिट द यंगर था, विलियम पिट द यंगर, तो इन्हीं के नाम पर इसको फिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। फिट्स इंडिया एक्ट या फिट्स इंडिया अधिनियम भी कहा जाने लगा। यानी इसको ध्यान रखना कि फिट्स इंडिया एक्ट के किसने पारित किया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पिट द यंगर। और रेगुलेटरी एक्ट जो पारित हुआ था वो किसके समय हुआ था, लॉर्ड नॉर्थ के समय। किसके समय हुआ था, लॉर्ड नॉर्थ के समय। ये ध्यान रखना जरूरी है। और कब हुआ था ये पारित, 1784 में। कब पारित हुआ था ये, 1784। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा, फिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य था, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो नियंत्रण था भारत में, उस पर अपने पूरा अधिकार यानी अपने नियंत्रण में लाने, ब्रिटिश सरकार का उस पर नियंत्रण स्थापित करना। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए फिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, पारित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना था। नियंत्रण, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी ब्रिटेन की जो सरकार थी वो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसीलिए फिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। इस अधिनियम के, फिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम के तहत ही जो प्रारंभ में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटेन की जो कंपनी थी, बंगाल में जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी जो परिषद थी, उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 4 थी। कितने सदस्य थे उस कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में,
कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या 4 थी प्रारंभ में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस अधिनियम द्वारा फिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम के द्वारा इन सदस्यों की संख्या को घटा करके 3 कर दिया गया। कितना कर दिया? 3 सदस्य। यहाँ 4 घटा दिए, घटाकर 4 से घटाकर कितना कर दिया गया? 3। यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट के। फिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था इसके द्वारा देखिए एक अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रण मंडल कहते हैं। एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। एक नियंत्रण मंडल की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी भारत में। किस एक्ट के द्वारा? फिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया था जिसे भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहते हैं। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 6 थी। कितने सदस्य थे उसमें? 6 सदस्य। यानी एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया जिसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट ब्रिटेन का जो सम्राट होता था, शासक होता था, उसके द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं जो 6 सदस्य, उनकी नियुक्ति और पदोन्नति का अधिकार सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? ब्रिटेन के सम्राट को। उसके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सौंपा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल के जो गठन किया गया था उसको। और इसका जो कार्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और नियंत्रण मंडल को भारतीय प्रशासन, भारत का जो प्रशासन था, जो पहले कंपनी यहाँ पर शासन करती थी भारत में, तो उस भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण निर्देशन और निरीक्षण करने का अधिकार भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण, निर्देशन और निरीक्षण करने का अधिकार किसको सौंप दिया गया? नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को सौंप दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसने भारत में जो कंपनी शासन करती थी उसके अधिकारों को सीमित करने के लिए इसको व्यापक अधिकार सौंप दिए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। भारत में इसके द्वारा भारत में फिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। यानी भारत में द्वैधी शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। भारत में द्वैधी शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। यानी एक द्वैधी शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक पहली थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के अधीन थी। यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके अधीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, वो भारत पर शासन करता था पहले। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी। परंतु 1784 का जो फिट्स इंडिया एक्ट आया उसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दूसरी व्यवस्था, यानी दोहरा शासन हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर द्वैत शासन प्रारंभ हुआ और इसी के द्वारा भारत में
जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको, यह जो मामले थे राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले, व्यापारिक मामले राजनीतिक मामले व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले, ये दोनों को अलग कर दिया गया। यानी जो प्रशासन था उसके व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को पहली बार 1784 में आपस में इन दोनों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले दोनों को अलग किया गया था। किस एक्ट के द्वारा किया गया था, ये पूछा कई बार जा चुका है कि व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था। तो 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा इसको अलग किया गया। व्यापारिक जो मामले थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पास रखे गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रखे गए। और जो राजनीतिक मामले थे वो किसको सौंप दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दिए गए। यानी व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को दोनों को पृथक पृथक अलग कर दिया गया। और इसके जो प्रावधान है ब्रिटिश इंडिया एक्ट के, उनमें भी देखिए जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था 1773, जो 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर को बम्बई और मद्रास बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया था, लेकिन उसको कुछ पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे। परंतु 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा, यानी उसमें कुछ कमियां थी, उनको दूर करके कुछ नए प्रावधान करके संशोधन करके बम्बई और मद्रास के गवर्नर को पूर्ण रूप से अब 1784 के जो एक्ट था उसके तहत बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। पूर्ण रूप से कब किया गया था, 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा, और पहले 1773 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा इनको इसमें सौंपा गया था। परंतु 1784 में इसमें कुछ संशोधन किए, कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए गए और तब उनको इसके अधीन कर दिया गया था। अब इनके जो बंगाल का गवर्नर है वो इन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रख सकता था, ये उससे कुछ अलग नहीं जा सकते थे। देखिए भारत में जो उस समय भारत का जो वित्त था, भारतीय वित्त पर, यानी भारत का जो वित्त था उस पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश संसद, यानी भारत का जो वित्त था उस पर, भारतीय वित्त पर ब्रिटिश संसद द्वारा, यानी ब्रिटेन की जो संसद थी, सरकार थी, उसके द्वारा गवर्नर जनरल को पूर्ण रूप से अधिकार सौंप दिए गए। यानी भारतीय वित्त पर पूर्ण रूप से नियंत्रण गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। यानी भारत का जो नियंत्रण था उसे गवर्नर जनरल को पूर्ण रूप से वित्त पर अधिकार दे दिया गया। पूर्ण रूप से पूर्ण अधिकार सौंप दिए गए। भारतीय वित्त पर पूर्ण रूप से अधिकार किसे सौंप दिए गए, जो गवर्नर जनरल था उसको सौंप दिया गया। किस एक्ट के द्वारा, 1784 के एक्ट के द्वारा इसको पूर्ण रूप से अधिकार सौंप दिए गए थे। की शक्तियों में वृद्धि गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। यानी ब्रिटिश इंडिया एक्ट था उसके द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियां वो भी बढ़ा दी गई, उनकी शक्तियों में वृद्धि हो गई। साथ साथ और एक और प्रावधान, बाद में जो कंपनी द्वारा अधिकृत जो प्रदेश थे, ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा अधिकृत प्रदेशों को
ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश नाम दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के जो अधिकृत प्रदेश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन पर अधिकार कर रखा था, अब उनको 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा क्या नाम दे दिया, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा जाने लगा। ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश उनको नाम दे दिया गया, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश को नाम दिया गया था। जो द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, द्वैत शासन व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी वो कुछ संशोधनों के साथ 1858 तक जारी रही। 1858 का जो एक्ट आया था उस समय तक उस द्वैत शासन व्यवस्था जारी नहीं, कुछ थोड़े बहुत संशोधन होते रहे, परंतु द्वैत शासन व्यवस्था 1858 तक जारी रही थी। यह था ब्रिटिश इंडिया एक्ट के जो प्रावधान किए गए थे उनके तहत। इसी के द्वारा ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसके पास व्यापक अधिकार आ गए। उसने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर दिया और उसके जो सदस्य थे उनके द्वारा एक 3 सदस्यीय गुप्त समिति का भी गठन किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। उस गुप्त समिति द्वारा भारत में जो आदेश है, गुप्त आदेश थे, उनको गोपनीय रूप से प्रेषित किया जाने लगा था। किस एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा 3 सदस्यीय गुप्त समिति का गठन किया था जो गोपनीय आदेशों को भारत में प्रेषित करती थी। और भारत का जो धन था इस एक्ट के द्वारा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो धन कमाती थी, पैसा कमाती थी, वो किसी ईस्ट इंडिया कंपनी या किसी व्यक्ति के पास ना जाकर के इंग्लैंड का जो खजाना था, ब्रिटिश जो कोष था, उसमें ब्रिटिश संसद के कोष में उसको जमा कराया जाने लगा था। यह था ब्रिटिश इंडिया एक्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।